भारत ने मकबूजा कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने के लिए स्ट्रेटेजिक सुरंग की तामीर शुरू कर दी है। लेकिन लद्दाख की ये सरहदें चीन और पाकिस्तान और इसके ये कर्जे वापस सऊदी अरब ने दे दिया। सऊदी अरब ये डेफर्ड पेमेंट पे दे रहा है, सऊदी अरब दे रहा है। ये कहां से हुआ, क्या हुआ, कब हुआ? वो डेफर्ड पेमेंट में दे रहा है तो फिर कीमत क्यों बढ़ा दी? फिर तो सस्ता कर देना चाहिए था आपको। कब से दे रहे हैं? कहां उन्होंने अनाउंसमेंट हुई है कोई उनकी तरफ से? अफगानिस्तान तो शायद किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो ना हो, आप अपनी खैर मनाएं जो सूरत बन रही है। पिछले कुछ अरसे से नाजरीन भारत इस पूरे मामले को काउंटर करने के लिए कुछ चीजें कर रहा था। आज मैंने वो 3-4 चीजें आपको बतानी है। 3-4 अहम तरीन मंसूबे वो बना रहा है और इन मंसूबों में पाकिस्तान को भी शदीद खतरा है। ये 3-4 चीजें क्या है, मैं एक एक करके आपके साथ शेयर कर देता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले बात यह है, इंडिया काउंटर्स चाइना इन श्रीलंका विद $700 मिलियन पोर्ट डील। $700 मिलियन की एक पोर्ट डील की है इन्होंने और एक बंदरगाह की डील किया। ये यही समझे कि जैसे कि $1 बिलियन की है, एक तकरीबन $1 बिलियन की ये जो है ना वो समझ लें कि इनकी डील है। और नाज़रीन ये बना रहे हैं पोर्ट यहां पर श्रीलंका में, ठीक है। बल्कि ये $700 मिलियन है, बिलियन ज़्यादा, $700 बिलियन है, मिलियन डॉलर है, मतलब एक अच्छा खासा जो है वो ये रकम है। तो जनाबे वाला ये एन इंडियन कंपनी एंटर्ड इनटू अ $700 मिलियन डील ऑन थर्सडे टू बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक डीप सी कंटेनर टर्मिनल इन श्रीलंका, ऑफिशियल सेड इन अ मूव सीन एज अ काउंटरिंग चाइनाज राइजिंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन। चाइना ने ना श्रीलंका में खास तौर पर नाज़रीन इनको बहुत ज्यादा घेर लिया था और खास तौर पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बिल्ड कर दिया है कि यूं समझा जा रहा है कि बेस है एक चाइना की श्रीलंका की, यहां से हमला हो सकता है। तो नाज़रीन उसको काउंटर करने के लिए ये इसने एक काम किया है और ये जो है ना वो माना जा रहा है कि ये डील उनके लिए ना बहुत फायदेमंद होगी। दूसरा नाज़रीन एक और इंतहाई काम जिसको मैंने कहा ना कि पाकिस्तान के लिए भी चीजें खराब हो सकती हैं, वो ये है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने के लिए स्ट्रेटेजिक सुरंग की तामीर शुरू कर दी है। ये सुरंगें बना रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। नाज़रीन लद्दाख की ये सरहदें चीन और पाकिस्तान से मिलती हैं, जबकि हिमालय के कोहिस्तानी पथरीली चट्टानों वाला ये इलाका मकबूजा कश्मीर का इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये सैकड़ों अफराद नाज़रीन भारतीय हुकूमत के गैर मामूली प्रोजेक्ट पर ये काम करें जिनमें सुरंगें खोदने और पुलों की तामीर जारी है ताकि वादी कश्मीर को लद्दाख से जोड़ा जा सके। लद्दाख जनूबी एशिया खत्ते के चंद अहम तरीन स्ट्रेटेजिक इलाकों में से एक है। ये इलाका नाज़रीन मतलब देखें होता ही है कि हर 6 माह में जो है वो इलाका साल में जब 6 माह सुने आधा साल तो ये बाहर की दुनिया से कटा रहता है। तो यहाँ इतनी यहाँ पे सर्दी पड़ती है, इतनी बर्फबारी होती है, ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं सकती है, लेकिन इलाका बहुत जो है ना वो स्ट्रेटेजिकली अहम है। और फिर आपको अंदाजा है कि पिछले कुछ अरसे से जब से चीन से लड़ाई शुरू हुई है तो तब से तो इस इलाके की और इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो इसके लिए नाज़रीन इन्होंने 6.5 किलोमीटर एक सुरंग जो है ना वो उसे खोद लिया है जिसकी खुदाई मुकम्मल हो चुकी है और सुरंग के जरिए सोनामर्ग के कस्बे तक रसाई मुमकिन हो गई है। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इलाका है, यहाँ तक रसाई का मुमकिन है कि डायरेक्टली जो है ये जंग में जा सकते हैं। और ये सुरंग नाज़रीन इस सुरंग का खोदा जाना यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारे सवालात को उठाता है, ठीक है। मंसूबे पर नाज़रीन $932 मिलियन की लागत आएगी। मंसूबे की चौथी और आखिरी सुरंग 14 किलोमीटर तवील होगी जो कि जुजीला के चैलेंजिंग पहाड़ी इलाके से गुजरते हुए सोनामर्ग को लद्दाख से जोड़ेगी। हुकाम का कहना है कि यह भारत की बुलंद तरीन और तवील तरीन सुरंग होगी जो कि 11,500 फुट या 3,485 मीटर की बुलंदी पर तामीर की जाएगी। तो ये भारत नाज़रीन कर रहा है। इस वजह से जो है ना वो आप समझ लें कि एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन हमारे यहाँ पे पैदा होने वाली है। एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का माहौल यहाँ पे बनने वाला है जो कि आइंदा आने वाले दिनों में लड़ाई को जो है वो डेफिनेटली यहाँ से ट्रिगर होगी। ये हम कुछ और सप्लाई चेन्स की बात कर रहे हैं, उसको ये जो है वो मछलियाँ क्या बात, वो चाइना के लेकर आ गए हैं। वो चाइना वाले वैसे पता नहीं किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त जी शौकत अली साहब को इन टाइम मोहतरम। और शौकत अली साहब कह रहे हैं वो मछलियाँ नहीं पकड़नी तो मछेरा बनाएंगे लोगों को, पता नहीं क्या करेंगे, ऐसे उन्होंने बात की। वो चाइना की पुरानी कहावत उसको 1000 दफ़ा तो मुशर्रफ साहब कह चुके हैं, उसको 1000 दफ़ा जरदारी साहब दोहरा चुके हैं, वो 1000 दफ़ा जो है वो हमें क्या वो पता नहीं क्या खुदा जाने लोगों को समझाएं कि क्या क्या रौला है। और इसके ये कर्जे वापस सऊदी अरब ने दे दिया। सऊदी अरब ये डेफर्ड पेमेंट पे दे रहा है, सऊदी अरब दे रहा है। ये कहां से हुआ, क्या हुआ, कब हुआ? वो डेफर्ड पेमेंट में दे रहा है तो फिर कीमत क्यों बढ़ा दी? फिर तो सस्ता कर देना चाहिए था आपको। कब से दे रहे हैं? कहां उन्होंने अनाउंसमेंट हुई है कोई उनकी तरफ से? कैसे, कितनी, कब, क्या? तो ये जो है ना ये महंगाई कम हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अच्छा जी लोग, और कभी कभी एक जगह पर कीमतें पहुंची कम हुई हैं तो वो
मतलब है कि ये तो बड़ी बड़ी परेशान कौन बात है कि एक साथ ही डॉलर और साथ ही उसके जो है वो, और ये सारे जो कर्जे पड़े हैं ये आपने डॉलर्स में वापस करने। तो मेरे ख्याल से खान साहब जरा मेहरबानी फरमाएं, करम करें, हाथ जोड़ की गुजारिश है। आहिस्ता आहिस्ता महंगाई में कमी होगी। हाँ वो हो रही है, मतलब हाँ वो मतलब है कि एक ही दफा वो कहते हैं ना 2 साल बाद इलेक्शन, स्लो पॉइजन ना करें, मार दें एक साथ, एक ही दफा जो करना है जो भी कर दें एक ही दफा कर दें, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ना करें, जो भी करना है वो एक साथ इनकी माशी टीम भी कर दे, इनकी कानूनी टीम भी कर दे, बाकी कर दे। यहाँ से इससे आगे लोगों की सख्त नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इससे आगे लोगों की सख्त नहीं है। अब तनख्वाहें उतनी है, काम उतना ही है, और साथ ही वो जो डॉलर भी बढ़ गया और चीजें भी बढ़ गई, और आगे होगा, ऐसे होगा, 2024 में होगा, 2024। खान साहब को मैं कहता हूँ ना कि इनकी जो टीम आपस में बैठे हैं ना लोग, मतलब वो अजीब। ये खान साहब जो है उनको कोई बताए जाके कि खान साहब ये ओपेक का इजलास हुआ है और उसमें ये डॉलर की ऑयल की कीमत उन मार्केट्स के कहने पे, क्योंकि चाइना ने कहा कि हमें ज्यादा तो कीमत, वो प्रोडक्शन बढ़ाने जा रहे हैं मुल्क जो है, तो ये जो ओपेक के मुमालिक हैं, तो पाकिस्तान तो बीच में ऐसे ही बढ़ा दी इन्होंने कीमत, ना कोई मतलब ना लेना ना देना ना कुछ, जो दुनिया में ज्यादा है तो बढ़ा 5 रुपए बढ़ा देते हैं, 10 रुपए बढ़ा देते हैं, वो और कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन सीधी बात करें ना कि IMF से कहा हुआ है कि 180 185 पे लेके जाना है डॉलर, कहे ना बात, देखिए सही सीधी बात करेंगे तो लोग उसको समझ जाएंगे, लोग मान भी लेंगे। बार बार हमें पता ही नहीं, अच्छा जी हो गया, खामोशी 4-5 दिन में निकल के आते हैं तो डॉलर बढ़ा होता है इतना, मतलब वो फिर ये जो है ना इस तरह से। तो इमरान खान साहब, मुझे नहीं पता कि आगे किस तरह से क्या इनका प्लान है, लेकिन इनकी टीम का, खान साहब को तो मैं जाहिर है कि वो खुद ही देखते हैं सारी चीज़ें, तो अब उनको देखना चाहिए, लेकिन ये कि लोगों के अंदर अब बर्दाश्त नहीं रही है। ये जो बात आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले से हुई है, देखिए ये इंतहाई संजीदा मामला है, बिल्कुल, और इसके ऊपर तो मुशावरत, और देखिए सियासी अमल में वो बात, सियासी अमल में हिस्सा लेने की कर रहे हैं, उनकी तरफ से बात ये हुई है कि इनको पॉलिटिक्स में लाया जाए। तो मतलब ये नहीं कि उनको माफ़ी वगैरह, उससे आगे की वो कह रहे हैं कि उनको इजाज़त दी जाए तहरीके तालिबान पाकिस्तान सियासत में आने की, और वो हिस्सा लें इलेक्शंस में, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने। लेकिन मसला ये है कि ये तो इसके ऊपर तो एक बहस होनी चाहिए ना, इसके ऊपर तो या तो पार्लियामेंट में हो या पब्लिक डिबेट हो, या फिर इसमें मुझे नहीं पता कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का कितना इसमें इनपुट है, क्योंकि वो तो कल हमारी, आज सुबह भी शहीद हुए हैं, एक जवान शहीद हुआ है, पिछले कल परसों शहादतें हो रही हैं। तो क्या वो मैं भी सुन रहा था, मुख्तलिफ जो हमारे रिटायर्ड जनरल्स हैं उनकी बात सुन रहा था मुख्तलिफ, तो वो यही कह रहे थे कि जी ये तो अपनी उन्होंने एक लेवरेज बढ़ाने के लिए ये पिछले चंद दिनों में किया है। मैं तो देखें ये स्टोरी उस वक्त हम फॉलो कर रहे हैं 2001 से, ये नेक मोहम्मद के ज़माने से 2004 जब नेक मोहम्मद, उस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो नहीं बनी थी, लेकिन तालिबान के लोग, ये नेक मोहम्मद 2004 में जो है ये मुआहदा हुआ था यहाँ पे, और वो मुआहदा चंद महीने के बाद ही ख़त्म हो गया था, और उसमें यह था कि उन इलाकों में फ़ौजी ऑपरेशन नहीं होगा। उस ज़माने में तो बहुत सारे लोग थे, उस अरब भी थे, चेचन्स भी थे, ये उज़्बेक इस्लामिक मूवमेंट के भी लोग थे नेक मोहम्मद के साथ जो आए हुए थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं थी, लेकिन तालिबान के नाम से ही लोग मुख्तलिफ यहाँ पे आए हुए थे। और ये मकबूल जान साहब, जो जनरल साहब बात कर रहे हैं कि कश्मीर को, फ़लस्तीन को दहशत गर्दी के साथ जोड़ दिया गया, उनकी तहरीक आज़ादी को, फिर मुसलमान ममालिक के ऊपर जिस तरीके से चढ़ाई की गई, मुसलमान ममालिक कई तबाह बर्बाद हो गए, इस्लामोफोबिया का एक बड़ा चैलेंज सामने आया। नतीजा क्या निकला? आज अगरचे तालिबान वापस आ चुके, फतह हासिल कर चुके, अपनी हुकूमत बना चुके, लेकिन अफगानिस्तान जिस मुश्किल से अब दो चार होगा, या जो दीगर ममालिक जिस मुश्किल से दो चार हैं, इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता था? देखिए, पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान तो शायद किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो ना हो, आप अपनी खैर मनाएं जो सूरत हाल बन रही है। और ये शायद हम समझ जाए, हम अफगानिस्तान को मशवरे दे रहे हैं, तोपों का रुख आपकी तरफ पलट चुका हुआ है। और जो शख्स ये नहीं जानते, वो कभी कभी मेरे सामने ये पड़ी हुई है पेंटागन की स्ट्रेटजी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो उन्होंने बिल्डअप की हुई है। आपके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा 4 मुल्कों का क्वाड जो है वह बन चुका हुआ है, और उसके अंदर सबसे मेन बैटल ग्राउंड जो है वो आपका मुल्क बनने वाला है। 20 साल आपने दूर से जंग देखी है, आपने 3 हवाई अड्डे दिए थे जहां से 57,000 दफा अमरीकी जहाज उड़े थे, 57,000 सॉर्टीज, और उन्होंने अफगानिस्तान के शहरों पर बमबारी की थी।
आपने उस अफगान सिक्योरिटी काउंसिल फोर्सेस को और उस गवर्नमेंट को तस्लीम किया था जिसके के अंदर 66 अमेरिकन कैंप, ये डोजियर है को जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने यूनाइटेड नेशंस को दिया था, 66 कैंप थे जिनसे आपके मुल्क में दहशतगर्दी होती थी और अमेरिका की सुपरविजन में होती थी, और आप हर साल अमेरिका से कोलिशन सपोर्ट फंड की भीख मांगते थे। जो अमेरिका अपनी सुपरविजन में 66 कैंप चलाता था अफगानिस्तान में बैठ के, और जो हुकूमत बैठती थी, आप उसको तस्लीम कर किया। आपने नहीं, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, उसको भी चलो मान लेते हैं। 9/11 को आज तक कोई तस्लीम नहीं करता, लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश के इस स्टेटमेंट को तस्लीम कर लिया था यूनाइटेड नेशन में कि हम अफगानिस्तान में एंटर होंगे। जहां तक अफगानिस्तान की इकोनॉमी का ताल्लुक है, अफगानिस्तान की इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी है, अगर बाकी चीजों को अगर हम उनके साथ ना देखें तो। और वो मैं आज ही उनके साथ इसी बात पे हम देख रहे थे कि क्या पोटेंशियल्स हैं। आप देखें, आप डॉलर से नहीं चलते होते, आप बाकी चीजों से चलते हो। अगर आपके अंदर गैरत और हमीयत है, आपके अंदर 85 to 90% लोग वो हैं कि जो सिर्फ नमक खरीदने या मिट्टी का तेल खरीदने के लिए वो जाते हैं वहां पर, और वो वहां पर अफगानिस्तान के अंदर वो सब लोग गांव के अंदर रहने वाले टोटल किसी पे डिपेंडेंट नहीं है।